हेलो फ्रेंड, 11th क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि भूषण है। आज मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ, जो कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर है। देखिए, वैसे तो मेरा प्रयास यही है कि एनसीईआरटी में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं आपको समझाने का कोशिश करूँ। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बेसिक स्टार्टिंग हल्का सा बता दूँ, जिससे कि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे मेन चीज़ है, शायद सब कोई समझता होगा इस चीज़ों को, या फिर मेरा समझाने का कि देखिए, ये जो ग्लोब है, ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लोब होता है क्या। ठीक है। ग्लोब आपको पता भी होगा, जिसको कि हम एक इंग्लिश को फॉर्म में मैप बोलते हैं। ठीक है। मैप से आपको इसलिए मैं बोला क्योंकि आपको पता भी होगा, मैप से आप ये समझ पाएंगे कि जैसे कि हमारा जो मोबाइल में ही होता है, गूगल मैप होता है, चाहे कोई भी मैप होता है। ठीक है। तो उसमें मैप में जो भी इंडिकेशन दिया हुआ है, जो भी लोकेशन दिया रहता है, वो कैसे दिया रहता है? क्या वो उस क्षेत्र में अंकित रहता है, क्या दर्शाया रहता है? वैसा कोई लाइन रहता है? कुछ नहीं रहता। आप मैप में ही जाइए तो ऐसे बटा हुआ है, कोई भी मैप नहीं दिखेगा तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट, राज्य, ऐसे ऐसे कुछ भी बटा हुआ है, चाहे इंडिया है चाहे अदर कंट्री है। क्या ऐसा वहाँ पे जाता है तो कोई ऐसा लाइन दिखता है क्या आपको? कहीं भी ऐसा लाइन दिखता है? आपका जो गांव है उसका भी एक रेखा खींचा होगा, तो क्या ऐसा कोई रेखा आपको नजर आता है? उसी तरह से ये ग्लोब है। ठीक है। अब समझिए, इसको बनाने का रीज़न यही होता है कि हमें किसी भी चीज़ को आसानी से, कोई भी जगह है उसको आसानी से हम किसी लाइन के द्वारा ही समझ सकते हैं। थोड़ी एक सिंपल और भी समझिए, जो आपका खेत है, जो आपका लैंड होगा, कुछ तो उसको नॉर्मल वे में, जैसे वहाँ पे तो कुछ ना कुछ हम लाइन खींचते हैं। ठीक है। लेकिन आप ये समझिए, सबको तो नहीं खींच सकते ना, पूरे पृथ्वी को तो हम इस तरह का, जिसको हम गांव के क्षेत्र में एक मेड़ के रूप में जाने जाते हैं, ये वाला खेत इनका है, ये वाला खेत इनका है, या ये वाला क्षेत्र कुछ और है, ये वाला कुछ है। उसी तरह से आप समझेंगे कि जो ग्लोब है, जो मैप है, उसमें एक काल्पनिक रेखा खींची हुई, क्योंकि सबको ये बनाना बहुत मुश्किल है, नहीं बन सकता ना पूरे पूरे पृथ्वी पर इस तरह की लाइनें बनाना। क्यों बनाना इसको? ठीक है। उसको तो हम एक मैपिंग के थ्रू भी हम उस चीज़ को कर सकते हैं, जो आपको इस तरह से जो जो रेखा है उससे बनाने से अच्छा है कि हम किसी मैप में उसको बना लें और उसी से हम इस चीज़ों को समझ पाएँ कि क्या है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको जानना इसलिए जरूरी है, ये ग्लोब, अब देखिए इसे सब कुछ डिनोट होगा कि ग्लोब कैसे बनता है, अक्षांश एवं देशांतर रेखा, जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा ही गाँव है, कोई भी गाँव है, चाहे आपका ही गाँव है, इस गाँव के बगल में ये वाला गाँव है, या कोई नए गाँव में जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, तो बिना मैप का खोले आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बिना लोकेशन खोले आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है। या कोई अदर कंट्री है, देखिए जो पहले के समय में अभी में कितना डिफरेंस आ गया है कि पहले क्या, हम किसी अदर कंट्री में जाने के लिए अगर मेरे पास ये मैप नहीं था तो कितना हमें मुश्किल होता था। ये मैं आगे पढ़ाऊँगा कि पहले जो लाइन, जीएमटी लाइन क्यों बनाया गया। ठीक है। वो वहीं पे ग्रीनविच में ही क्यों बनाया गया, अदर कंट्री में क्यों नहीं बना। ठीक है। इसको मैं बताऊंगा आगे। लेकिन ये इसी तरह से है, किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए पहले बहुत हमें मुश्किल होता था, जो आज हमें बहुत आसान होता है। ये सब चीज़ आसान होने का मेन रीज़न यही है, ये ग्लोब। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक, जो पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी की जो आकृति है उसी के फॉर्म में एक काल्पनिक चित्र बनाया गया। ठीक है। अब ऐसे तो चित्र बन गया, जैसे पृथ्वी है वो तो चित्र बन गया, लेकिन पृथ्वी पर तो बहुत कुछ है ना। कंट्री है, महासागर है, महाद्वीप है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, पठार है, ये सब चीज़ें हैं इस पे। और हमें पता भी चल जाता है कि ये पहाड़ यहाँ पे है, ये कंट्री यहाँ पे है, अमेरिका कंट्री यहाँ पे है, ये महाद्वीप यहाँ पे है, प्रशांत महासागर यहाँ पे है, अटलांटिक यहाँ पे है। ये कैसे पता चलता है? और हम यहाँ से बैठे बैठे सारी चीज़ों को समझ लेते हैं एक छोटे से रूप में। समझिए ये कितना हमारे लिए आसान है, हो गया है आज के डेट में समझना। आज के टाइम में हमें मैप की जानकारी होती है तो किसी भी कंट्री में कोई भी घटना होती है, किसी भी महासागरीय कोई भी घटनाएं होती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस महासागर से ये जो भी चक्रवात है, जो भी किसी भी टाइप का अगर घटना होती है तो उससे पता चल जाता है, या कहीं भी लैंडस्लाइड होता है, या कहीं भी भूकंप आता है, या कहीं भी कुछ भी होता है, ये पता चल जाता है। 1 सेकंड में हम समझ जाते हैं कि अच्छा इस एरिया में हुआ है। ठीक है। कैसे समझ पाते हैं? इसी ग्लोब की वजह से हम समझ पाते हैं। क्या हम वहाँ जाके देखते हैं? नहीं देखते हैं ना। हमें तो इस लोकेशन से ही पता चल जाता है, माइंड में एक पिक्चर बैठ गया है। क्यों? क्योंकि ये सारे पिक्चर को बैठाना जाके देख के पॉसिबल है। यही सारी पिक्चर पृथ्वी पे जितने भी क्षेत्र हैं उसको एक छोटे से ग्लोब में
अंकित कर दिया गया है जिससे कि हमें समझने में आसान हो, उसी को ग्लोब बोलते हैं। अब देखिए, अब इसको अंकित करने के लिए कोई भी तो एक रेखा खींचनी पड़ेगी ना। ये तो हम समझ गए कि ये पृथ्वी, मान लीजिए इसको पृथ्वी, लेकिन यहाँ पे कोई कंट्री है, यहाँ पे अमेरिका है और यहाँ पे भारत है, ये हमें कैसे समझ में आएगा? और सबसे बड़ी बात है दूरी क्या है, टाइमिंग क्या है, कि अगर यहाँ पे ये अमेरिका है तो ये कितना नीचे है, कितना उत्तर दक्षिण में है, कितना ये पश्चिम में है, ये हमें कैसे अनुमान लगाया जाएगा, कैसे हम समझ पाएंगे? या कहीं भी हम जाते हैं तो हम 1 सेकंड में समझ जाते हैं ना इतना किलोमीटर है, या वहाँ का टाइमिंग अलग होता है, यहाँ का टाइमिंग अलग होता है, क्या यहाँ का जो टाइम है यहाँ का टाइम बराबर हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है ना। या कितना किलोमीटर है कोई भी क्षेत्र अगर हमको समझना है तो बिना किसी रेखा का हम कैसे समझ पाएंगे? ठीक है, बिना किसी लाइन को खींचे हुए। तो इन सब चीज़ों को बहुत आसान वे में समझने के लिए ये रेखा खींची गई, ठीक है, जिसमें जो रेखा है, पहले तो हमें अक्षांश रेखा के रूप से जो लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है, ऐसी रेखा खींची गई। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे मान लीजिए अमेरिका है और यहाँ पे इंडिया है, फिर कैसे समझ में आएगा? ये तो इस लाइन पे है मान लीजिए और ये इस लाइन पे है, तो फिर इस चीज़ को हमें कैसे समझ में आएगा कितना उत्तर कितना दक्षिण में है? तो हमें कुछ एक तो पूरा पश्चिम मान के चलिए कि हमने पश्चिम, वेस्ट और ईस्ट का लाइन खींच दिया, तो कितना ऊपर नीचे है, कितना नॉर्थ और कितना साउथ है, ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है, तभी तो हम उस चीज़ को, लोकेशन को भी पता कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक और रेखा खींची गई जिसको देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसको देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इन्हीं सब पे ये चैप्टर है जिसको कि आप बहुत बारीकी से, आसानी से आप समझ पाएंगे, इन्हीं सब पे ये चैप्टर बना हुआ है। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा लाइन बाय लाइन थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, आगे आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या है। चलिए, अब मैं सारे लाइनों को नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं, मेरी प्रयास रहेगी कि जो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, इम्पोर्टेंट जो लाइन है उसी को मैं बताऊँ आपको, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है, ठीक है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, ये आपको पता भी है, ठीक है। जो पृथ्वी का जो डिजाइन है कैसे है बताओ, क्या हुआ है? उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों पर चपटी हुई है, ठीक है, ये चपटी हुई है, और मध्य में क्या है? मध्य में उभरी हुई, ठीक है। अब देखिए आगे यह कैसे दिखती है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक, ठीक है, आगे पढ़िए। ये समझ गए आप, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो एरिया है वो आपका इक्वेटर पे, ठीक है, जो उभरा हुआ एरिया है वो आपको इक्वेटर पे है, ठीक है, जिसको विषुवत रेखा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब चलिए, ग्लोब का जो आकार होता है विभिन्न प्रकार का होता है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, देखते होंगे, कुछ गोल, एक छोटा सा पॉकेट में भी आप लेके घूम सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं पहले ही बता चुका था, पृथ्वी के किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किस स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए, इसलिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक, इसमें ऑलरेडी दिखाया गया। अब देखिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब अक्ष देखिए क्या होता है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अक्ष किसको बोलते हैं? देखिए सबसे पहले अक्ष, जो हमारी पृथ्वी है, तो ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, इसी दो बिंदु से एक सुई गुजरी हुई है। गुजरा तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम सबको एक काल्पनिक रूप में माने हुए हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, जो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, मून के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से इसका जो एंगल बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसी एंगल को, जो पॉइंट होता है, इसको हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और इसी अक्ष से एक रेखा जो गुजरती है, सुई की तरह जो रेखा गुजरती है, ठीक है, जिसे हम नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए आगे क्या होता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर ये घुमाया जाता है, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती ही है, ठीक है, लेकिन याद रखें इन दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है और अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा। समझ में आ गया?
एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा आपको मैंने बताया ही था। जो ये रेखा होती है ग्लोब को दो भागों में, सबसे पहले तो इसको दो भागों में बांटने का जो मिड में आता है, ठीक है, इसको 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, या विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखा। अब यहीं से लाइन खींचा जाता है अक्षांश रेखा का नॉर्थ में और साउथ में। ठीक है, जो मेन मिड लाइन होता है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी जो ये आधा भाग है, ये जो आधे भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो नीचे का जो भाग है, साउथ का जो भाग है, उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, ये दोनों बराबर बराबर आधे भागों में बटे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों बराबर बराबर आधे भागों में बांटे हुए हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जितने भी लाइन है वो सब काल्पनिक है, शुरू से अंत तक मैंने बताया है। यह पृथ्वी में विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की स्थिति सभी समानांतर वृत्तों का अक्षांश समानांतर रेखा कहा जाता है। अब विषुवत वृत्त से जो ध्रुवों की जो स्थिति में जो भी समानांतर जो रेखाएं होती है, ठीक है, जिसको अक्षांश बोला जाता है, ये समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है, जिसको अंशों या डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त है जिसको 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, विषुवत वृत्त को शून्य अंश, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ की ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब टोटल इस चीज को समझिए। पहले ये लाइन को समझिए क्या बोलता है। पहले तो ये आ गया 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, अब देखिए, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, यहां से पता चल गया। अब देखिए, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4। अब यो क्योंकि एक बॉल देखते हैं, ठीक है, ये टोटल ऐसे गोलाकार होता है ना, तो जो इस एरिया का होता है, इस एरिया का जो भाग होगा 180 डिग्री होगा, जो टोटल जो एंगल होगा 360 डिग्री का होगा। ठीक है, 360 डिग्री का होगा, जो टोटल बॉल का जो आकृति होगा 360 का होगा। लेकिन जब उसमें का आधे भाग को बोला जाएगा तो 180 डिग्री बोला जाएगा। ठीक है, अब बात ये होती है कि ये टोटल जो हमें दिख रहा है, वो तो 180 डिग्री है। ठीक है, अब उसके पीछे वाला जो पोर्शन है 180 डिग्री वो भी है। अब देखिए, जब टोटल 360 डिग्री है तो अभी क्या बोल रहा है, चारों ओर पृथ्वी का विषुवत वृत्त, अब इसको 4 भागों में बांट दिया जाए तो क्या होगा, जब 360 है, 360 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 104, यहाँ से इतना 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, फिर उसके पीछे 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ हो गया। तो अब देखिए क्या होता है, अब यही क्या होता है, ये बोला गया है कि ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 मान लिया गया। जो इनके बीच की दूरी है 1/4 तो है, जो टोटल एंगल है उससे तो 1/4 है, इतना भाग 1/4, इतना भाग 1/4, फिर उसके इतना भाग 1/4। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। इस प्रकार 90 डिग्री अब देखिए, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। अब देखिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तरी के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश हो जाता है। जो इसके उत्तर में विषुवत वृत्त के, जो इसको उत्तर बोलते हैं, पता ही होगा आपको, इसको साउथ बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, उत्तरी छोर और दक्षिण। ठीक है, तो इसके उत्तरी भाग को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। जितने भी ये रेखाएं हैं ये सब उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और इसके नीचे में जो दक्षिणी भाग में होता है इसको दक्षिण अक्षांश के, ठीक है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। देखे होंगे, उत्तर, उनके दिशा को उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है, जिसको कि हम उ और द के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए,
ये लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील का दक्षिण अमेरिका, जो ब्राजील है दक्षिण अमेरिका में है, बेलो हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है एवं बेलो हॉरिजॉन्टो विषुववृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में। अब देखिए, जो दक्षिणी अमेरिका है यहाँ पे है, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और हमारा जो इंडिया है इस क्षेत्र में, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर है, और ये जो है इक्वेटर से नीचे है, इसका आधे भाग जो निचली क्षेत्र है इक्वेटर से नीचे है। अब देखिए, ये जो है यहाँ का जो अक्षांश है, यहाँ अगर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र यहीं पे है, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक है, ब्राजील यहाँ पे है, तो ये 20 डिग्री ये क्या बोला जाएगा, क्योंकि इक्वेटर तो ये है, इक्वेटर तो ये है, और इसका जो 20 डिग्री उत्तर, यानी कि ये इक्वेटर से ऊपर है और 20 डिग्री दक्षिण, ये इक्वेटर से नीचे है, इसलिए इसको 20 डिग्री दक्षिण में बोला जाएगा और इसको 20 डिग्री उत्तर में बोला जाता है। इसीलिए ये सब जो रेखाएं हैं उसको खींचना जरूरी होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। इन्हीं वजह से रेखाओं को खींचा जाता है, जिससे कि हमें समझना आसान हो जाता है कि ये किस क्षेत्र में है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। अब हम इसको देखें, महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखा, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा इसको, इस मैप को देख लें क्या है, ठीक है, इस मैप को भी समझना जरूरी है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है विषुववृत्त, ये वाला हुआ, देख रहे होंगे आपको, और इसमें जो क्लाइमेट है, जो हमारा क्लाइमेट है, उसके हिसाब से ये डिवाइड किया गया है कि कहाँ पे कैसा आपका टेम्परेचर रहता है, ठीक है, उसी के हिसाब से दिखाया गया है, और कौन सी रेखा है किसके बाद से है, ठीक है। अब देखिए, विषुववृत्त के जो उत्तर में जो है, जो 33.5 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है, उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और वहीं 33.5 डिग्री दक्षिण में है, उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए ऊपर, अब कुछ जो क्लाइमेट की वजह से जो डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है, अब यहाँ से जो, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का जो टेम्परेचर जो होता है, जो यहाँ का ये है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है इसको, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा रहने का रीज़न ये है क्योंकि आप जानते हैं कि विषुववृत्त है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, ठीक है। अब उसके डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ने के बाद से जो उसके इर्द गिर्द जितने भी प्रकाश का जो फैलाव होगा, वो जितनी दूरी तक जाएगा उसको हम उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में जाने जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो लाइन होता है मकर रेखा इसलिए क्योंकि ये क्लाइमेट की वजह से ही डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखिए ऊपर का जो है, जब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मकर रेखा के बाद से जब देखते हैं, ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच में जो दक्षिणी ध्रुव और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव के, और 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का जो है 23.5 डिग्री, पहले इसको देख लीजिए, 23.5 डिग्री अगर उत्तर में जाते हैं तो आप 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर जो कर्क रेखा है, और 66 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी जो ध्रुव जो ये है, ये रेखा है, इसके बीच का जो एरिया होता है उसे हम उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलने का मतलब यह है कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको बोला जाता है। अब शीतोष्ण में थोड़ा सा आपको उष्मा जो बोला जाता है शीतोष्ण, इसमें ठंडी तो रहती है लेकिन हल्का हल्का उष्मा रहता है। यहाँ का जो मौसम रहता है उसमें ठंड रहती है, लेकिन इसका जो मौसम में थोड़ा सा हल्का सा उष्मा रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है, जिसमें शीत और उष्मा दोनों मिलाकर होता है। ये 23.5 डिग्री जो भी है, 23.5 डिग्री उत्तर और 23 नीचे जब जाते हैं तो दक्षिणी शीत कटिबंधीय, जब दक्षिण में देखते हैं जो दक्षिणी ध्रुव के पास है वो दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, और उत्तर में जब देखा जाए तो 66.5 डिग्री के जब ऊपर जाते हैं और 90 डिग्री के बीच में, तो इसको उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। अब यहाँ पे शीत, क्योंकि यहाँ पे उष्मा नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे हमेशा बर्फबारी रहता है, ठीक है, यहाँ का जो मौसम होता है एकदम ठंड रहता है, क्योंकि रीजन यही है कि यहाँ तक प्रकाश जाते जाते प्रकाश अच्छे से नहीं पहुँच पाता या बहुत तिरछा प्रकाश पहुँचता है, जिसकी वजह से प्रकाश कम होने की वजह से यहाँ का जो एरिया है, ये यहाँ का एरिया बहुत ठंड होता है, ठीक है। जैसे जैसे प्रकाश की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस एरिया में ठंड, जैसे कि आप खुद ही समझ लें, वैसे वैसे उस एरिया में ठंड की मात्रा बढ़ते जाती है, ठीक है। और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आपको पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकाश आप देख सकते हैं, ठीक है। दोपहर में हमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, शाम और सुबह के अपेक्षा, ठीक है। अब चलिए
कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखा, ठीक है। विषुववृत्त जो है 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण जो अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं वो यही है, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़िए, जिसको मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है। फर्स्ट जो रेखाएं जो विषुववृत्त के अलावा जो रेखाएं थी क्या था, फर्स्ट उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है। विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है, जो आपको बताया गया था, जो यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तर में और यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त बोला जाता है, ठीक है। और चौथा विषुववृत्त रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से, ये वृत्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पृथ्वी पर ताप कटिबंधी, जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, ठीक है, फिर भी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है तथा इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय बोला जाता है, जो आपको मैंने पहले ही बताया था। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश रेखा पर दोपहर में सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता, ठीक है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद सिर के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, जो आपको मैंने बताया भी था कि शीतोष्ण उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें शीत और उष्मा दोनों मिलकर बना हुआ है, जो ठंडी और गर्म दोनों मिलकर बना जाता है। इसलिए यहाँ का जो प्रकाश होता है सूर्य का, वो थोड़ा तिरछा होने की वजह से यहाँ पे जो तिरछापन होता है थोड़ा कम होता है, गोलार्ध जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अपेक्षा यहाँ पे कम होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ठंडी तो होता है, लेकिन गर्मी थोड़ा सा हल्का फुल्का गर्मी होने की वजह से यहाँ के एरिया को हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडा होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। जो ये वाला एरिया था, जो ये उत्तरी गोलार्ध था और ये दक्षिण गोलार्ध था, ठीक है। ये वाला एरिया हमेशा ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है, पहुंचता भी तो बहुत कम मात्रा में पहुंचता है, प्रकाश ना पहुंचने कम पहुंचने की वजह से यहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है, इसलिए इसे शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब आगे चलिए, फ्रेंड थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए मेरा प्रयास यही है बड़ा वीडियो हो लेकिन समझ में सब चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए देशांतर क्या होता है, ठीक है। पहले तो आपने सब कुछ समझ लिया कि ये अक्षांश रेखा होता है, ठीक है। जो आपको मैंने बताया भी था थोड़ा सा, जो ब्राजील का जो एरिया था, चाहे आपका महाराष्ट्र का एरिया था, अब क्योंकि ये ऊपर नीचे यहाँ पे है, तो इसको भी तो समझना है, एक लोकेशन हमें जानना चाहिए ना। ये तो एरिया हो गया, अब कौन सा कितना उत्तर दक्षिण में है ये भी जानना हमें जरूरी है। पूर्व पश्चिम में तो मान के चलिए पश्चिम और पूर्व का क्षेत्र हो गया, लेकिन कितने उत्तर और दक्षिण में है इसको भी जानना है, ठीक है। इन सब चीजों को जानने के लिए एक और रेखा खींची गई जिसे हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टैंगो द्वीप, जो प्रशांत महासागर है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। अगर पीछे से देखा जाए तो प्रशांत महासागर में जो टैंगो द्वीप है, हिंद महासागर कौन सा है, जो इंडिया का नीचे वाला भाग है, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, ठीक है। मान लीजिए जो टैंगो द्वीप है, ठीक है, 20 डिग्री दक्षिण पे स्थित है, दोनों द्वीप 20 डिग्री दक्षिण पे स्थित है, ठीक है। इस सही स्थिति को जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा यही है ना, जो जिसको हम देशांतर के नाम से जानते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर, ठीक है। ये रेखा तो है, ठीक है, 20 डिग्री मान लिए दक्षिण में है, लेकिन कितना पूर्व कितना पूर्व और पश्चिम में ये स्थित है, ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें एक रेखा चाहिए, ठीक है। इस संदर्भ रेखा को देशांतरीय
देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं। ठीक है, देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर अंशों के में मापा जाता है। जो देशांतर का है इसको भी डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में भी विभाजित किया। अब ये टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि इससे हमें टाइम का भी पता चलता है। प्रत्येक डिग्री को मिनट और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने में घटती है। ठीक है, अब देखिए इसको अर्धवृत्त बोलने का क्या रीजन है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, दिख रहा। और ये जो लाइन था कि ध्रुवों पर ये कम हो जाती है। ठीक है, ये ध्रुवों पे कम होती जाती है। इसके जो एरिया है ध्रुवों पर धीरे धीरे कम होता है। बीच में जो इक्वेटर के पास है इसका जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। ठीक है, और इसको अर्धवृत्त बोलने का रीज़न ये था कि इस वाले जो लाइन जो बन रहा है, फिर इतना तो इधर भी बन रहा है ना, इसीलिए इसको हम अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं कि आधे लाइन इधर है, आधे लाइन उधर है। ठीक है, इसलिए इसको अर्धवृत्त के नाम से जाता है। 180 डिग्री इधर है और 180 डिग्री उस क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए ठीक है, इसकी बीच की दूरी ध्रुवों पर ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जो मैंने आपको दिखा दिया कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर इनके बीच की जो दूरी है, जो ये गैपिंग है, ये कम होती जाती है। ठीक है, एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अब यहाँ पे ये शून्य हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक जाते जाते इसकी जो ये है यहाँ पे शून्य हो जाता है, बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिल जाती है। यहीं पे देख रहे हैं आप, सारे देशांतरीय आपस में मिल गए हैं। ठीक है, अब देखिए अक्षांश जिसको समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है। ठीक है, समांतर रेखाओं से भी सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है। ठीक है, इनकी जो लंबाई होती है देशांतर रेखा की, इनकी समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया। ठीक है, क्योंकि इसकी समान होने की वजह से इसको मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन हो गया था, इसलिए सभी देशों ने एक निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, जो जगह है, एक लाइन यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, आप ऐसे है, ये वेधशाला है, वेधशाला के बीच में लाइन है। इसी लाइन को ग्रीनविच वेधशाला राजनीति से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व। ठीक है, अब इससे जो पूर्व है, ठीक है, इससे पूर्व है और पूर्व और पश्चिम में गिनती शुरू की गई। अब इसको रीजन ये था ना कि उस समय के जो जमाने में, ठीक है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा जो माना जाता था ये लाइन वहीं पे होने का रीजन था कि यहाँ पे महासागरीय जो नाव, जो जहाज चलती थी उस समय सबसे ज्यादा यही चलती थी और कुछ था नहीं। तो इस एरिया में ज्यादा शिपिंग होता था। ठीक है, तो अमेरिका है चाहे यूरोपियन कंट्री है, इसके बीच में ज्यादा शिपिंग होती थी। इसलिए इस शिपिंग की वजह से, क्योंकि आपको आगे मैं फोटो थोड़ा सा दिखाऊंगा आगे बढ़ा के, ये देखिएगा ग्रीनविच के बीच से, ये ग्रीनविच के बीच से अटलांटिक जो ओशियन है उसके बीच से निकलते हुए या आपको नीचे आर्कटिक जैसे ये लाइन बना हुआ है, इसी के बीच से। तो इसी के हिसाब से आप देखेंगे कि जो भी जो नावक थे वो इसी के हिसाब से अपने टाइमिंग को देख के अपना ये काम करते थे। ठीक है, इसलिए इसका होना वहाँ जरूरी था। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है से गुजरने वाले यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहा जाता है। इसी लाइन को, जो ग्रीनविच लाइन होता है, इसी लाइन को हमें प्रमुख लाइन मान लिया। अब इससे पूर्व और इससे पश्चिम की जो लाइन थी, जो देशांतरीय रेखा थी, ठीक है, अब इसका मान 0 देशांतर, इसी को मान 0 देशांतर, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम का गणना करते हैं। यहीं से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम का गणना करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री, प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध के नाम से, जो 180 डिग्री, ठीक है, मिलके जो 0 से 180 डिग्री, ठीक है, अब देखिए यहाँ से 180 डिग्री पूर्व में जाएगा तो इसका आधा भाग ही तो होगा इस वाले पीछे वाले क्षेत्र में। फिर यहीं से जस्ट इससे पश्चिम जाएगा तो ये पश्चिमी गोलार्ध 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो अब इसमें क्या बोलता है कि पृथ्वी को 2 समान भागों में, यही जो लाइन है जो 0 डिग्री है, इसको 2 समान भागों में डिवाइड किया है, बांटा है। ठीक है, अब आगे चलिए।
इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू लगाया जाता है। ठीक है, अब इससे पूर्व में जो जाता है, क्योंकि हम देशांतर से पूर्व है, ठीक है, इसलिए हमें तो इसको पूर्व लिखा जाता है और इसको पश्चिमी क्षेत्र को पश्चिम लिखा जाता है। ठीक है, प के नाम से डिनोट किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम अंतर एक ही रेखा है। सही बात है, क्योंकि इसके जस्ट 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, जो यहाँ का जो 180 डिग्री पूर्व होगा और 180 डिग्री यहाँ से जो, जैसे यहाँ का जो जीरो से इधर घूमेगा पूर्व के तरफ तो 180 डिग्री यहाँ बनेगा, और यहाँ से घूमेगा तो 180 डिग्री यहाँ बनेगा, तो दोनों तो एक ही लाइन है, इसलिए एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखा, अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। ठीक है, ये जो लाइन है और ये लाइन, अक्षांश और देशांतर के बनी जो ये ग्रिड है, ये जो ग्रिड बना हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको देखिए। ठीक है, देखो, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का, आप देखिए अक्षांश और देशांतर का हमें सही जानकारी हो जाएगा। ठीक है, तो उस ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए असम में, ठीक है, ऐसे ही डिनोट करते हैं ना, मान लीजिए कि ये इक्वेटर है 26 डिग्री और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी तरह देशांतर को पूर्वी पर स्थित है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ठीक है, अब उस बिंदु पर रेखा, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु को धुबरी कहते हैं। जो यहाँ पे जो रेखाएं जो काटती है 90 डिग्री पूर्व, ठीक है, और 26 डिग्री उत्तर में ये रेखाएं जो काटती है, उसी जगह को हम असम का धुबरी का क्षेत्र नाम, जो असम में जो धुबरी है वो उसी जगह पे। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी, ठीक है, अब ये देखिए, इसको समझने के कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ये तो आपको समझा दी, लंबा टाइम लगेगा। यही जो लाइन है, जो ग्रीनविच जो लाइन है, देखिए अटलांटिक महासागर है। ठीक है, यही जो लाइन है, ये यहाँ पे है GMT जो टाइम है, जो 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। इससे आगे का जो है हमारा जो क्षेत्र है, जो इंडिया है, या उसके पीछे अमेरिका जो पश्चिमी क्षेत्र में माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए। ठीक है, अब इसमें देखिए जो देशांतर और समय के बारे में, अब यहाँ पे देखा जाए कि देशांतर रेखा से समय कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, समय को मापने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। ठीक है, सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति, जिसकी वजह से हम समय को निकालते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा, ठीक है, इस वजह से विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। ठीक है, तो सूर्य के द्वारा देखते हैं बीच में जो आप 12 बजे दिन में जो दोपहर के टाइम होता है लंबवत होता है, शाम के टाइम में तिरछी होती है, सुबह के टाइम में भी तिरछी होती है, तो उसके हिसाब से हम सूर्योदय का जो पता करते हैं या सूर्यास्त का पता करते हैं। ठीक है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यमोत्तर की स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, इस लाइन पर सबसे जब ऊंचे बिंदु पर होगी, सबसे ऊंचे बिंदु पे, ठीक है, तो उस समय जो पूरे जो विश्व का जो दोपहर होगा, विश्व में पूरे उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर, सॉरी, जो यमोत्तर पर सभी स्थानों पर ये दोपहर होगा। ठीक है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, से समय प्लस होते जाता है। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ माइनस, अगर देखिए आगे पढ़िए, उनका समय पीछे होगा। ठीक है, समय के अंतर की दर को गणना निम्नलिखित विधि के द्वारा किया जा सकता है। आगे मैं बताता हूं कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पर पृथ्वी लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर 360 डिग्री, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे, एक तो होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमा। ठीक है, तो जो अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है, परिक्रमा तो सूर्य का करती है, तो अपने अक्ष पे 360 डिग्री जो घूमती है, जो 360 डिग्री घूमती है, तो उसको घूमने में 24 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेशन के हिसाब से, कैलकुलेशन से आपको समझा देता हूँ कि आगे आपको टाइम निकालने में आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, 24 घंटे में अपने अक्ष को 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक
ठीक है, अर्थात 1 घंटे में जब 360 पहले ये 24 घंटे में 360 डिग्री अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम जाती है। ठीक है, तो 360 को अब 1 घंटे में 24 घंटे में जब घूमती है तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, तो 360 से डिवाइड 24 से डिवाइड करेंगे 360 को, ठीक है, तो 15 डिग्री 1 घंटे में घूमेगी। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, अब देखिए 1 घंटे में जब 15 डिग्री घूमेगी तो 1 डिग्री इसको घूमने में 1 डिग्री घूमने में 1 घंटे में जब 15 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री घूमने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको निकालना होगा हमें मिनट में, क्योंकि घंटा में तो हो गया। अब इसको 1 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो इसको अब तो हमको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे को, तभी तो हमको डिग्री पता चलेगा कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमते हैं या 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट टाइम लगाता है। ठीक है, तो देखिए 1 डिग्री घूमने में अब 15 अब 1 घंटे इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट। ठीक है, अब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट टाइम लगेगा, तो 15 चौका 60, मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट टाइम इसको लगेगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब देखिए आगे देखिए, इस प्रकार ग्रीनविच से 15 चौका 60 हो गया। ठीक है, आगे पढ़े 1 घंटा में अर्थात ये 15 डिग्री पश्चिम में। ठीक है, 1 घंटा पीछे होगा। अब देखिए आगे देखिए, तो इस प्रकार ग्रीनविच में जब दोपहर का 12 बजता है तब ग्रीनविच से 15 डिग्री, जब ग्रीनविच लाइन है अगर यहाँ 12 बज रहा है तो इसके पूर्व में 15 डिग्री जब घूमता है तो यहाँ पे 1 बजे दिन का होता है, दोपहर का 1 बजे का। लेकिन वहीं अगर 15 डिग्री पश्चिम की बात बोला जाएगा तो वहां पे 11 बजेगा, तो सुबह का 11 AM होगा। ठीक है, तो 12 बजे 11 बजे होंगे। ठीक है, इस प्रकार ग्रीनविच 12 बजे होंगे, इस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगा। ठीक है, 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री का मध्य रात्रि होगा। ठीक है, अब देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या बोल रहा है। जब यहाँ पे 0 डिग्री है, जो देशांतरीय रेखा 0 डिग्री, जब यहाँ पे दिन का 12 बज रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट जब 180 डिग्री पे जाइएगा तो ये 12 घंटा पीछे जाएगा। जब ये 12 घंटा जब पीछे जाएगा, जब 11 12 ऐसे होगा तो यहाँ पे तो रात्र होगा ना, रात्रि का 12 बज रहा होगा। ठीक है, वही समझा रहा है कि 180 डिग्री पीछे का जो होगा मध्य रात्रि होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पे होता है तो दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन में 12 बजे होंगे। इस प्रकार की घड़ी द्वारा दिखाया गया उस समय का स्थान और स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं इसमें देशांतरीय मतलब पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय। ठीक है, अब आपको जानकारी हो गया होगा कि समय कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब जो हमारा इंडिया है 5.5 घंटा पूर्वी क्षेत्र पे है। ठीक है, अब 5.5 घंटा मतलब इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कितना डिग्री आगे है। ठीक है, अलग अलग, अब देखिए अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान समय में जब अलग अलग जो रेखा होता है इस पे स्थानीय मान का समय अलग होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरीय से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां, अब इससे तो दिक्कत होता है क्योंकि जो देशांतरीय रेखा से जो गुजरने वाली जो रेलगाड़ियां होती है उसके समय सारणी को तैयार करना कठिन होता है। ठीक है, कठिन होगा क्योंकि अगर कोई बड़ी कंट्री जैसे रसिया है या बड़ी बड़ी कंट्री है उसमें समय, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे देशांतरीय रेखा गुजरा हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्योंकि अगर समय सारणी अगर सही से नहीं किया जाएगा तो फिर टाइम गलत दिखाएगा, तो फिर रेलगाड़ियों को चलने में मुश्किल होगा। ठीक है, अब देखिए भारत में गुजरात का जो द्वारका क्षेत्र है असम में, ठीक है, डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय से अलग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, जो असम है जो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ का बीच का जो अंतर है 1 घंटे 45 मिनट है। ठीक है, अगर यहाँ के हिसाब से अगर टाइम दे दिया गया तो फिर टाइमिंग में दिक्कत होगा, इसलिए रेलगाड़ी को चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य जो कि 82.5 डिग्री पे हमें भारतीय यमोत्तर टाइम निकाला गया। इस प्रकार मध्य यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का 82.5 डिग्री जो यहाँ पे है 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर, जो भारत का मानक यमोत्तर माना गया। इस यमोत्तर का स्थानीय समय पूरे देश के मानक, क्योंकि ये सेंटर में हो गया, सेंटर में होने की वजह से दोनों का जो टाइमिंग होगा बराबर हो जाएगा, इस भारतीय मानक समय को माना गया। ठीक है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। ठीक है, अभी आगे जो कहानी है, ठीक है, भारत के इंग्लैंड में बीच में क्रिकेट लंदन में 2 बजे जापान, या आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लीजिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है।
तथा यहाँ पर समय जो ग्रीनविच जो यहाँ पे जो 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, यहीं को मानक समय माना गया। ये 5.5 घंटे आगे है, ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब 5.5 घंटा अगर इससे जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो इससे 5.5 घंटा जब आगे देखा जाए तो 7:30 बजे इंडिया में बजेगा। ठीक है, बजे होंगे। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक है, जिसके कारण वहाँ पे एक से अधिक, क्योंकि जो रसिया है वहाँ पे एक से अधिक मानक समय आ गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया। समझिए, इतना बड़ा कंट्री है जहाँ पे इतनी सारे देशांतरीय रेखा है, जिसकी वजह से वहाँ पे 11 मानक समय को अपनाया गया। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र जो एक घंटे 15 डिग्री देशांतरीय क्षेत्र जो ये बांटा गया है, 24 समय क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा शायद हो सकता है कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा, इस चैप्टर में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जो जानकारी होगा इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए इसको जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।